नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं जींद के खांडा गांव में, जो कि आपने सुना होगा अलेवा खांडा गांव। तो खांडा गांव जो कि एक छोटा सा गांव है, यहाँ जो है भगवान परशुराम जी का मंदिर है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बालक राम जी भारद्वाज, जो कि एक स्कूल टीचर हैं। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ खांडा गांव में, देवनगरी खांडा के अंदर। और आप फ़िलहाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खांडा में पधारे हैं। तो यहाँ विद्यालय परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका हृदय की गहराई से स्वागत। धन्यवाद सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आनंद में। और यहाँ हमारा जो परिवार है खांडा गांव का, और ये स्कूल का परिवार है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जीवन यात्रा को हम पूरी कर रहे हैं अपनी। जी सर, खांडा गांव की बात करें, खांडा गांव में जो एक प्राचीन मंदिर है भगवान परशुराम जी का, तो सर यहाँ की बात करें, भगवान परशुराम की माता थी जो माता रेणुका जी, उनके बारे में एक कथा जो प्रचलित है कि वो एक मटका था उनके पास सोने का, तो चोरों ने उसे चुराने की कोशिश की थी, वो मटका जो है मिट्टी का हो गया। तो इस तरह से कुछ, क्या आप बताएंगे सर इसके बारे में कुछ? तरुण जी, देखो माता रेणुका और माता रेणुका धाम के बारे में बतलाने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ी ही अगर हम अपने भविष्य के भूतकाल के अंदर जा कर के देखें और वहाँ पर गांव के इतिहास की हम बात करें, तो ये जो मेरा गांव है खांडा गांव, ये बहुत ही प्राचीन महाभारत कालीन गांव है। जी सर। और हमने बुज़ुर्गों से भी ऐसा सुना है, और महाभारत में भी इसके कई दृष्टांत आते हैं। खंडेरी शहर के खांडोवन के नाम से इसके दृष्टांत महाभारत में भी वर्णित हैं। और प्राचीन काल में अगर जींद से चलते हैं, जींद से अगर हम चलते हैं तो जींद में से पहले सरड़ा गांव आता है हमारा, डाटर जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर खांडा गांव, और उस खांडोवन के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद असंध। ये अगर मोटे तौर पर इसे 50-60 किलोमीटर के इलाके में हम देखें तो 3 मुख्य गांव थे। तो इसको ऐसा तीनों जो है पुराने गांव हैं। हाँ, प्राचीन गांव है, महाभारतकालीन गांव है। उसकी प्राचीनता तो वो पीछे की तमें पता तो सर शहर बन चुका है। हाँ, आसन शहर बन चुका है। तो और भी अगर इसके बारे में आगे हम देखते हैं तो हमारे अगर हम खेतों में अगर जाकर देखते हैं, आज भी खेतों के अंदर 2 बड़ी बड़ी पहाड़ बनी हुई हैं। और उसमें एक मोकड़ा नाम का तालाब है जिसको राजा मकरध्वज ने बनवाया था। तो इससे ये पता चलता है कि ये कितना प्राचीन गाँव है। तो बुज़ुर्गों ने भी, और पंडित मांगेराम जो एक प्रसिद्ध हरियाणवी सांगी हुए हैं, उन्होंने भी अपने वीर विक्रमादित्य के सांग के अंदर इस गांव का वर्णन किया है। जी सर। तो महाभारत काल में एक बार इसको बताते हैं कि ये उजड़ हो गया था। उजड़ का मतलब यहाँ से जो आबादी थी वो चली गई थी। और उसके बाद फिर दोबारा से ये जब इसमें बसासत हुई, दोबारा से जनजीवन आबाद हुआ। तो मांगेराम जियों ने, प्रसिद्ध सांगी जो हुए हैं, उन्होंने इसमें इसका वर्णन किया है अपने वीर विक्रमादित्य के सांग में कि यहाँ पर जो उस समय बसासत थी, उसमें राजपूतों के थे उस समय के, तो वो लोग ज़्यादा थे। और 320 दुकानें तो कहते हैं कि यहाँ पर मनियारी की होती थी, जो हम पटुए बोलते थे उस टाइम पे। उस समय पटुए बोलते थे। तो ये समय है 1020 ईस्वी के आसपास का समय है। वीर विक्रमादित्य उज्जैन के राजा हुआ करते थे उस समय। तो उस समय जो खांडेराव पुरी थी, यहाँ के एक राजपूत थे वजीर, उनकी लड़की थी। और उसी के विषय पर जो उनके अपने सांग है उसमें इनका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। हम सभी सुनते भी उस सांग को बड़े चाव के साथ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद की जो बात है वो 1670 और 1700 के आसपास ईस्वी की मैं आपको लेकर के चलते हैं। ये हमने इससे पहले वीर विक्रमादित्य के जो बात किया वो 1026। लगभग सर खांडा गांव कितने साल पुराना हुआ? ये महाभारतकालीन की है। अगर अभी के इस गांव की अगर हम बात करें तो वो 1600, 1650, 1670 के आसपास की आबादी का गाँव बताते हैं इसको, जो पुनः आबाद हुआ। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 1670 ईस्वी में जब औरंगजेब का राज था दिल्ली में, तो यहाँ पर जो ब्राह्मणों के थोड़े परिवार रहते थे। तो वो ब्राह्मणों के परिवार में जो माल दरखास्त का काम था, वो जो राजपूत वो वहाँ पर क्या नाम माल दरखास्त जमा कराने के लिए जाते थे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार के एक सदस्य को माल दरखास्त जमा करवाने के लिए वहाँ पर भेज दिया।
तो वहाँ पर जो उसका जानकारी आते जाते उससे जानकारी होगी, जानकारी होते होते जब उसको ये जिम्मेवारी उस राजपूत की जगह उस ब्राह्मण को दे दी गई और उसका पता जब वो वहाँ चला तो उन्होंने उसको उस परिवार को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा और पूरे परिवार का निमंत्रण दे करके उसमें जहर डाल दिया। ऐसा सुनने में आया है और हमारे बुजुर्गों ने भी बताया है कि इस तरह से इस गांव का जो पुण्य जो खेड़ा आबाद हुआ है वो इस तरह से हुआ है। तो जब उसको पूरे परिवार को मार दिया तो उसमें जब राजा को जब पता लगा तो उसको पूरे गांव को उजड़ कर दिया गया था और उजड़ होने के बाद फिर इस गांव से एक वो लेडीज़ थी जो गर्भवती थी, वो अपने मायके गई हुई थी और वो मायके थी तो गर्भवती भी थी, गंगा नाम था उनका जी। और उनका फिर सौभाग्य से उनको बेटा हुआ वहीं पर। और जब वो बेटा 16-17 साल का हुआ तो गांव वालों के बच्चों के ताने सुन करके जब अपनी माँ से उसे गांव का पता चला जिसका नाम ठंडिया था तो वो अपने बेटे को लेकर के पुनः वापस गांव में आई और गांव में आकर के उसने पूरे गांव को फिर यहाँ खेड़ा आबाद किया और खेड़ा आज खांडे गांव के नाम से, गांव खांडा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही पवित्र गांव है। सर और बात करें अगर तो मैं मंदिर की अगर आपने जैसे शुरुआत में सर एक सेकंड सर, अगर बात करें सर, अगर खांडा गांव की बात करें तो खांडा गांव में कितनी वोट है सर? खांडा गांव में फ़िलहाल 2500 के आसपास वोटर्स हैं और जब भी कौन सी जाति सबसे ज़्यादा सर यहाँ पे? हाँ, तो मैं आपसे सारी बात करूँगा। तो यहाँ पर अगर गांव की बसासत की हम बात करें तो करीब करीब मेरे अनुसार और जनगण पिछली जनगणना, क्योंकि अभी जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है, उसके आंकड़ों को उठा करके अगर जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को हम लेते तो यहाँ कर कुल जनसंख्या करीब करीब 4200-4300 के आसपास की जनसंख्या है। 2500 इसमें वोटर हैं और 11 जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। 11 जातियों के लोग रहते हैं और बाहुल्य के अंदर ब्राह्मण जाति जो है बाहुल्य में है और ब्राह्मणों के अंदर भी भारद्वाज गोत्र के जो जिन्होंने खेड़ा आबाद किया है, भारद्वाज गोत्र के जो ब्राह्मण हैं उनका वर्चस्व भी है और वो बहुसंख्यक भी हैं। तो अगर ब्राह्मणों के अंदर गोत्रों की भी हम बात करें तो 11 गोत्रों के ब्राह्मण यहाँ पर रहते हैं और इस खांडा गाँव से जो निकासी है वो 12 गाँवों की निकासी है और 12 गाँवों की निकासी में और जो ये खांडा गाँव ये तपे का गांव है। यहाँ के जो पंडित लखीराम जी थे हमारे जो सरपंच थे वो लगातार निर्विरोध जो है ना 35 वर्ष तक सरपंच चुने गए हैं, जो इस गांव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद रिकॉर्ड है सर 35 साल तक लगातार 35 साल और निर्विरोध चुने जाना वो एक बड़ी बात है गाँव के लिए, यानी कि ये गाँव के भाईचारे को दर्शाता है और गाँव के परिवार को, सहन शक्ति को, धैर्य को दर्शाता है। क्योंकि आज तो जो मुख्य कारण जो लड़ाई के हो रहे हैं वो लड़ाई झगड़े वोटों के कारण ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस गांव ने एक ऐसा रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है कि 35 वर्षों तक निर्विरोध एक व्यक्ति को चुन लेना, उसकी स्वीकारोक्ति कितनी अच्छी हो सकती है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम मंदिरों की बात करें तो चारों तरफ, गांव के चारों तरफ करीब करीब 10 मंदिर बने हुए हैं। तो आप ये जैसे हरिद्वार है या फिर आपका अयोध्या है, उसी तरह से आप इसको एक संज्ञा भी दे सकते हैं कि ये गांव जो है मंदिरों से सजा हुआ गांव है। नाम सुना है कि परशुराम मंदिर यहाँ का जो फेमस मंदिर है, हाँ उसकी हम बात करते हैं सर। परशुराम मंदिर में अगर हम जाएं तो शुरुआत में जैसे आप मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहुँचते तो आपको एक बहुत ही सुंदर गेट दिखाई देगा। ये पंडित धन सिंह भारद्वाज ने अपनी पत्नी शांति देवी और रोशनी देवी की पुण्य स्मृति में बनवाया था और बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार बना हुआ है। और अगर हम मंदिर की बात करें, मंदिर का जो रेणुका धाम है ये इसको सन 2000 में हमने इसको कमेटी बना करके और इसका पुनर्जीर्णोद्धारण किया था। तो ये जो रेणुका धाम की हम जब बात करते हैं ये रानी तालाब की बिल्कुल एक बड़ा तालाब दिखाई की तर्ज के ऊपर इसको विकसित करने की कोशिश की गई है और सारे का सारा पैसा जो है गांव की तरफ से ही चंदे के रूप में इकट्ठा करके लगाया है। सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई इसकी सहायता नहीं मिली है। सर अगर बात करें तालाब के बीच में एक मंदिर भी है, वो हाँ वो माता रेणुका का मंदिर है और उसमें जो 24 घंटे जो अखंड ज्योति जलती है वो हमने बनबोरी धाम से ला करके करीब
करीब 5 साल पहले यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ज्योति जलती जागृत रहती है। और अगर हम इस तालाब की हम बात करें, माता रेणुका धाम की बात करें, ये चारों तरफ से घिरा हुआ तालाब है। इसके चारों तरफ एक तरफ विभूतिसर जिसको आजकल हम परिवाला कहते हैं, और इसके उत्तर में महाकोटेश्वर जिसको मोकोड़ा के नाम से जाना जाता है, और इसके दक्षिण के अंदर आर्संड जिसे आर्यन सर के नाम से जाना जाता था, और इसके उत्तर दक्षिण के अंदर पूर्व के अंदर जो है ना बालासर जिसे बाल खिलासुर के नाम से, यानी कि ये चारों तरफ से 4 तालाबों से घिरा हुआ तालाब है। और अभी आप आते हैं मंदिर के अंदर, जैसे कि आपको पता है और हमारे शास्त्रों के अंदर भी इसका पूर्ण वर्णन है। महर्षि जमदग्नि जो है ये अपने आप के 6-7 किलोमीटर जामनी गांव है। सर अगर बात करें मंदिर में जब एंट्री करते हैं तो सामने 1-2 गुंबद से दिखाई देते हैं, मतलब जिस तरह खेड़ा होता है उस टाइप से कुछ दिखाई देते हैं सर, तो वो क्या चीज़ है सर? नहीं, गुरु चेला तो वो तो उसको मंदिर में जब मंदिर की बात करेंगे उस समय आपको बताएंगे। वो गुरु चेला थे, यहाँ पर ऋषि जी रहते थे। ऋषियों का एक पहले जो मंदिर था प्राचीन समय में, यहाँ पर ऋषियों का होता था मंदिर, हाँ वास था यहाँ पर। तो अगर इसकी भगवान परशुराम की हम बात कर रहे थे, तो जामनी गांव में महर्षि जमदग्नि वहाँ पर अपने समाधिस्थ थे वहाँ पर। और माता रेणुका यहाँ आसपास का जो ये तालाब हमारा माता रेणुका धाम है, इसके अंदर जो पशुओं का या फिर गांव के कपड़े वगैरह धोने का ऐसा कोई प्रचलन नहीं था। ये पानी शुद्ध था और इस पानी को हम घरों में यूज करते थे, पीने लायक पानी था। तो माता रेणुका भी यहीं इसी तालाब से मंदिर से पानी लेकर के ऋषि की सेवा में ससुरसरा में जुटी हुई थी, वहीं पर लगी हुई थी। तो यहाँ पर जब वो आई तो उसको मटका पानी का भर के जैसे वो मटका भरने लगी तो उसको आकाशवाणी से ऐसा आभास हुआ कि उसके कपड़े सवेत हो गए। और उसको जब पता लगा कि ऋषि का किसी ने वध कर दिया, और वास्तव में उस समय ऋषि का वध जो है सहस्त्राबाहु नामक एक दुराचारी राजा थे, उन्होंने कर दिया था वो। तो जब उनको आभास हुआ तो जब परशुराम जी जब पैदा हुए थे तो वो पैदा होते ही वन की तरफ प्रस्थान कर गए थे। और जब उनसे माता ने पूछा बेटा कि आप क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने वचन दिया था कि माँ जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। तो माता रेणुका वहाँ पर हाजिर हो गए। जब माता रेणुका ने अपने पुत्र भगवान परशुराम को याद किया तो वो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर परशुराम धाम के अंदर रेणुका धाम में वो आए। और वहाँ से आने के बाद जब उसने पूरा वृत्तांत सुना तो वहाँ जा कर के सहस्त्राबाहु और उसकी सेना को सभी को पराजित किया और सहस्त्राबाहु का वध किया। और इसी तरह से वध कर करके 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है। तो वो जो मटका था माता रेणुका का, सोने का मटका, वो इसी तालाब के अंदर वो उसमें विपता में थी, क्योंकि उनके पति ऋषि जमदग्नि की मृत्यु हो चुकी थी, वध हो गया था। तो वो उसको यहीं छोड़ करके चली गई थी। और जब वो छोड़ करके चली गई थी तालाब के बीच में छोड़ गई, हाँ, तो फिर जो गांव के लोग थे उन्होंने उसको मंदिर में स्थापित कर दिया। और मंदिर में स्थापित करने के बाद वर्षों तक वो कालांतर मंदिर में ही रहा। और चोरों ने भी कोशिश किया उसको उठाने की, और जब वो नहीं उठा तो फिर उसको काटने की भी कोशिश किया। वो मटका आज भी आपको मंदिर के अंदर मिल जाएगा। और उसको काटने की जब उसको कोशिश किया है तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी के निशान आज भी आप देख सकते हैं। तो वो नहीं उठा तो और वो चोर अंधे हो गए और अंधे होकर के वहाँ से चले गए। लेकिन उसको तो सर मंदिर में थोड़ा अंधेरा होने की वजह से कुल्हाड़ी के निशान साफ नहीं दिखाई दे रहे। हाँ नहीं, वो कुल्हाड़ी के निशान इसलिए साफ नहीं दे रहे क्योंकि हमने उसको फिनिशिंग करने के लिए तो गलती से जो मिस्त्री थे उसमें जो काम कर रहे थे उन्होंने उसको ऊपर से पेस्टिंग कर दिया, क्योंकि कोई जब वो कर रहा था उसको बताने वाला नहीं था। आप उसको देखेंगे खोद कर, पत्थर का बना हुआ मटका है और पत्थर के ऊपर निशान बने हैं, बाकायदा आप देखेंगे कुल्हाड़ी के निशान बने हुए। तो सर जो सोने का मटका था पत्थर का कैसे बन गया सर फिर वो? देखो ये चीज़ें तो एक रहस्य की बात ही हम कह सकते हैं कि भगवान ने जैसा कि कथा के अनुसार बताया था कि प्रकृति का सर्जन किया है। और ये जो बातें हैं कोई यूं ही नहीं होती, इनके अंदर कुछ न कुछ तथ्य जरूर छुपा हुआ होता है। और हम ये कह देंगे सोना कैसे पत्थर में परिवर्तित हो गया। आप देखते हैं जीवाश्म है ना तेल में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना, कोयला जो है ना हीरे में परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन तो चलता रहता है, ठीक है ना। तो सर जैसे कि कथा के अकॉर्डिंग कि ये है कि
जैसे चोर चोरी करने लगे मटके को, जी, जी। कलश को, जी, जी। तो सर वो पत्थर का हो गया सर। हाँ जी, तो ये पत्थर का होने का जो मैंने बताया ना, जैसे परिवर्तन तो होता रहता है, तो ये भगवान ने भी तो ऊपर जो है कि विशेष जो अपनी कहीं किसी शक्ति को हम कह सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा बाबा अमरनाथ पर जाते हैं, वहाँ पर भी जो है शिवलिंग का वो होता है। केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर कितनी बाढ़ वो आई और फिर लेकिन वहाँ एक शिला करके उसने पूरा उसको रोक दिया। तो ये तो शक्तियाँ हैं, अपना प्रभाव और अपना स्वरूप जरूर दिखाती है। तो ऐसी ही मान्यता है। और हम आप तो देखो इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं हैं, लेकिन जो हम बुज़ुर्गों से और कहीं से अपने वेदों से, ग्रंथों से जो भी कुछ पढ़ने को जो जानकारियाँ मिलती हैं, उनको हम आगे प्रेषित करने की कोशिश करते हैं। और कुछ तो सर अब बात करें, मानता है कि यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग भी है सर। हाँ, प्राचीन शिवलिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एक भगवान परशुराम जी का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक शिलाफलक है। शिलाफलक का अगर हम यूँ कहें कि एक पत्थर की एक टुकड़ी है, शायद वो 1x2 की है, तो उसके ऊपर एक कुछ लिखा हुआ है जो हमने मंदिर को खोदे थे, जब जीर्णोद्धार कर रहे थे उसका, उस समय मिली थी। और उसके ऊपर जो भाषा है, हमने पूरी कोशिश की किसी दूसरी भाषाओं से इसको मैच करने की, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रही। उसको पढ़ने में हम असमर्थ रहे हैं। उसके ऊपर लिखा क्या है, अगर वो शायद उसको कोई पढ़ दे तो वो जानकारी मिल सकती है कि भाई ये कितना प्राचीन है और किसने क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक और मैं तो पुरातत्व विभाग वाले भी सर? नहीं, पुरातत्व विभाग वाले नहीं आए कभी यहाँ पर, और शायद किसी ने उनको आमंत्रित भी नहीं किया है। अगर आपके माध्यम से अगर को हो जाए तो ये बहुत बढ़िया होगी। और आपके माध्यम से मैं एक सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ। बीजेपी की सरकार है और मंदिर और अपने सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए सरकार जानी जाती है। जैसे अयोध्या में जो भगवान राम मंदिर का निर्माण ये करवा रही हैं, एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही जीवंत फैसला है। और हम खट्टर साहब से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करते हैं कि भाई गांव खांडा का जो गांव मंदिर है बहुत ही प्राचीन है, महाभारत कालीन है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हस्ताक्षर करवा करके, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को भी हम 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पर वो त्रुटि रह जाती है। शायद हमसे कहीं त्रुटि रहती है या प्रशासन से कहीं त्रुटि रहती है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में माननीय उप मुख्यमंत्री को भी हमने अभी एप्लीकेशन लगाया था, तो दुष्यंत चौटाला जी को भी, कि भाई जी हमारा ये मंदिर है, अगर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में आ जाए तो आपकी महती कृपा होगी। और आपके माध्यम से हम प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से भी निवेदन करते हैं कि इस पवित्र धाम की जो पवित्रता है उसको और 4 चांद लगाने के लिए इसको ज़रूर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक दर्शनीय, मनोहारी। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और आप तो सर अगर बात जो थी शिवलिंग की बात थी सर, प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पर सर, उसके बारे में कुछ इतिहास? अगर शिवलिंगों की हम बात करते हैं, शिवलिंग सर कितने साल प्राचीन है सर? उसकी प्राचीनता का तो अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन जब से गांव एग्जिस्टेंस में आया है ये लास्ट वाले टाइम का, तो तब से हमारे बुजुर्ग इसको देखते आए हैं और यूँ ही यहाँ पर वो विराजमान है। तो उसकी प्राचीनता का तो या तो फिर जो पुरातत्व विभाग है वो डेटिंग वगैरह निकाल करके उसका अंदाज़ा लगा सकता है। हम यूँ ही कोई बात बोल दें तो भी अच्छी बात नहीं है। शिक्षित होने के नाते ये भ्रमित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि मैं खांडा गांव में घूमा सर, मुझे बुजुर्ग मिले, काफ़ी बुजुर्ग मिले सर। तो जैसे ही मैंने पूछा कि खांडा गांव का इतिहास और भगवान परशुराम का जो इतिहास है, मतलब इस गांव से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बताया, तो उन्होंने आपका नाम ही लिया। तो ऐसा क्या सर? चलो ये हमारा सौभाग्य है। और मैं गाँव, सर आपको पूरी हिस्ट्री पता है या आपने कहीं पढ़ा है या सुना है? हमने पढ़ा नहीं, हमने कोशिश किया। देखो मैं यहाँ चैनल्स के द्वारा बोल रहा हूँ, हमारे इतिहास में जो शिक्षा का जो
स्वतंत्र होने के बाद जो शिक्षा का एक परिवेश हमारे को दिया गया, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मध्यकालीन भारत हमारे बच्चों को पढ़ाया गया। यानी कि जितने भी आक्रांताएँ थे उन आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया गया, हमारे इतिहास के बारे में तो हमारे बच्चों को बताया नहीं गया। तो एक दिन मैं अभी 10वीं क्लास में बच्चों से पूछा था, बेटा बाबर कब आया, बाबर के पिता का क्या नाम था और उसके पिता का क्या नाम था। बच्चों ने 8-8 9-9 पीढ़ियाँ बता दी, लेकिन हमें अपने खुद गाँव के बारे में, अपने बुजुर्गों की 2-2 3-3 पीढ़ियों के बाद हम खुश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे बुजुर्गों के नाम क्या थे। तो मैंने कोशिश किया पूरे गांव के, ज़्यादा तो नहीं मिला लेकिन पिछली 14 पीढ़ियों का रिकॉर्ड हमने कोशिश की इकट्ठा करने की, और फिर साथ के साथ मंदिर का रिकॉर्ड भी उठवाया। और ये सौभाग्य से हमारे लेख जो है ना, एक पत्रिका नहीं, पुस्तक जिन प्रशासन ने प्रकाशित करवाई थी उसमें भी पब्लिश हुए हैं, मंदिर के बारे में भी और गांव के बारे में भी। और पूरे गांव के जो 14 पीढ़ियों का रिकॉर्ड, हालांकि 1-2 परिवार बचा हुआ है, कोशिश किया है उसको संगठित करने की, संकलन करने की। और बड़ी खुशी होती है अगर इसके ज़रिए किसी भी व्यक्ति की, जैसे आपको हमारा नाम लिया तो कोशिश की तो नाम के बारे में पता लगा। काफ़ी लोगों से पूछा तो उन्होंने आपका नाम लिया, बालक राम जी भारद्वाज हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। चलो, तो अगर आपको भी कोई जानकारी लेनी है, ये सर हमारे साथ हैं, बालक राम जी भारद्वाज गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। तो सर किस पोस्ट पे, वो भी आप बता दीजिए। मैं यहाँ पर एसएस पोस्ट पे हूँ और पिछले 14-15 वर्ष से गांव खांडा के विद्यालय में ही कार्यरत हूँ। और आप देख रहे हो विद्यालय में भी हमने बहुत काम किया है। विद्यालय में अगर हम विद्यालय की प्रोग्रेस के बारे में बात करें, हरियाणा सरकार द्वारा विद्यालयों को जो दिए जाने वाले 3 पुरस्कार है। तो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हाँ, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। एक स्वच्छता पुरस्कार है और एक मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण पुरस्कार है, और एक तीसरा जो पुरस्कार था वो क्लास रेडीनेस का था, जो स्टेट लेवल पर रखा गया था। प्रभु कृपा से और बच्चों की मेहनत और स्टाफ की मेहनत से अगर हम कहें तो 3 पुरस्कार इस विद्यालय को प्राप्त हुए हैं, जो जिसमें से 2 पुरस्कार राज्य स्तरीय और 3 बार हम मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। विद्यालय हर बार 10-10, 20-20 10वीं और 12वीं में मेरिटें भी प्राप्त कर बच्चों को आती हैं। और यहाँ का जो परिवेश है, जिसको हम सार्वभौमिक विकास की एक सही संज्ञा दे सकते हैं, वो इस विद्यालय में आपको देखने को मिलेगी। और बोर्ड के टॉप 10 में भी हमने बच्चों को निकाला। हाँ, जो एक सरकारी स्कूल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सर अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। हम तो आपकी सेवा के लिए, समाज सेवा ये कह सकते हैं, क्योंकि टीचिंग लाइन जो है, अध्यापक का जो कार्य होता है वो समाज सेवा का ही होता है। रिसेस में ही टाइम निकाल पाए। हाँ, कोई नहीं, ये रिसेस में आपने इसका बहुत बढ़िया यूटिलाइज किया, हम आप दोनों ने, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और आपका काम भी और हमारा जो संदेश है वो भी आप गाँव तक और जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो सभी तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी आइए और किसी विषय के साथ आपका पुनः फिर स्वागत है। धन्यवाद। तो देखिए खांडा गांव जो कि काफ़ी प्राचीन गांव है, महाभारत टाइम का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माता रेणुका का मंदिर आज भी है, भगवान परशुराम जी का मंदिर आज भी है। तो ऋषि जो जमदग्नि थे, जो परशुराम जी के पिता, जो आज भी मंदिर इनका यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। वो आप यहाँ की इतिहास जान सकते हैं, आप यहाँ का इतिहास जान सकते हैं। और सर से मैं बात कर चुका हूँ, अगर आप सर से बात करना चाहिए इस गांव में आकर तो सर भी आपको पूरा इतिहास आपको बता देंगे। यहाँ तक कि सर ने एक पूरा नोट्स भी बना रखा है, कॉपी बना रखी है, इंग्लिश में उसको लिखा गया है सर के द्वारा। पूरा इसमें डायग्राम वगैरह भी बना रखा है, इस गांव के बारे में भी लिखा हुआ है, उसके बारे में। तो सर ने इतिहास पूरा इस एक डायरी में अपने लिखा हुआ है सर ने। तो इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।